हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं मलिक। The latest Malayalam film released on Amazon Prime Video. इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार था because this film has been top-lined by Fahadh Faasil, one of the brightest talents in the Malayalam film industry. This film can clearly be called Kerala's Godfather or Kerala's Narayanan. इसमें मुख्य किरदार निभाया है फहद फासिल के अलावा निमिशा, सजायन, जोजू, जॉर्ज, विनय, फोर्ट, दिलेश, पोथन, दिनेश, प्रभाकर ने। ये स्टोरी है केरला के कोस्टल टाउन की, जहाँ के लीडर हैं सुलेमान नाम का एक कैरेक्टर जो कि फहद फासिल ने प्ले किया है। उन्हें पूरी जो विलेज है अलीका के नाम से बुलाती है प्यार से। एंड देयर आर टू कोस्टल टाउन्स विच आर इनहैबिटेड प्राइमरली बाय क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़, और किस तरह से इन कम्युनिटीज़ के बीच में दोस्ती होती है और किस तरह से इनमें फूट डाली जाती है, कम्युनल राइट्स क्रिएट किए जाते हैं पॉलिटिशियंस और पुलिस के द्वारा मिलकर। वो इस स्टोरी में दिखाया गया है और किस तरह से जो सुलेमान का कैरेक्टर है फहद फासिल का, वो किस तरह से खड़े होते हैं इन टाउन्स के लिए हमेशा। और वाइल ही हिमसेल्फ इज नॉट होलियर देन दाउ, वो खुद स्मगलिंग करते हैं, गोल्ड स्मगलिंग, लिकर स्मगलिंग, वेपन्स रखते हैं। उन्होंने खुद ने मर्डर्स किए हुए हैं उन लोगों के जिन्होंने गांव में किसी को तकलीफ पहुंचाई है। ये कहानी है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू हिज ओल्ड एज। शुरुआत फिल्म की बहुत इंटरेस्टिंग है। एक 12 मिनट लॉन्ग सिंगल टेक शॉट है विच गोज थ्रू वेरियस रूम्स, किचन्स, कम्युनिटी रूम्स एंड कम्स बैक टू हिज स्टडी, and this pretty much establishes the mood and the vibe of the film. घर में बिरयानी सब हो रही है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्लियरली समझ आ जाता है कि गांव के कोई नेता या लीडर का घर है। एंड दैट इज़ व्हेन यू फिगर आउट कि जो सुलेमान है इस गांव में काफ़ी माने जाते हैं। ही इज़ जस्ट कम फ्रॉम जेल और ये फीस्ट सर्व हो रही है उनके घर में। वो हज पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं इस फीस्ट के बाद, और उसी वक्त एयरपोर्ट से उन्हें पुलिस वापस पकड़ लेती है टाडा के अंडर। उन पे आरोप है इलीगल वेपन्स रखने का, एक पुराना केस जो वापस खुलता है। इट्स वेरी क्लियर दैट पुलिस ने ये पॉलिटिशियंस के कहने पे किया है। वही पॉलिटिशियंस जिन्होंने सुलेमान को प्रॉप अप किया था, उनको अब लगता है कि सुलेमान हैज़ बिकम टू बिग फॉर हिज बूट्स, अब वो उनके किसी काम का नहीं है, उसे बम्प ऑफ कर देना ही बेटर रहेगा। और किस तरह से उन्हें जेल भेजा जाता है। एंड द पुलिस एंड द पॉलिटिशियंस हायर अ जुवेनाइल बॉय जो कि एक्चुअली सुलेमान से रिलेटेड है। सुलेमान उसका अंकल है, उसके बहुत ही जिगरी दोस्त का बेटा है ये, जो एक पेटी क्राइम में गिरफ्तार किया जाता है और उसे कहा जाता है कि अगर उसे बचना है तो उसे सुलेमान को मारना होगा। अब पूरे विलेज में किसी की हिम्मत है नहीं सुलेमान के कैरेक्टर को मारने की, तो ये लड़का कैसे करेगा, क्यों करेगा। अब कहानी नॉन लीनियर फैशन में प्रोसीड करती है। ये जो लड़का है जिसे हायर किया गया है सुलेमान को मारने के लिए, और जो उसके बहुत ही अजीज दोस्त डेविड का बेटा है, उसको सुलेमान की कहानी बताई जाती है। एंड देयर आर 3 वर्जन्स ऑफ द स्टोरी। एक जो सुलेमान की माँ का है। सुलेमान की माँ इज़ वेरी एंग्री विथ हिम बिकॉज वो क्राइम में घुस गया, एंड वाइल ही थिंक्स इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड फॉर द कम्युनिटी, उसकी माँ उससे सहमत नहीं है, उसके तरीकों से सहमत नहीं है। तो एक वर्जन कहानी का सुलेमान की माँ डेविड के बेटे को बताती है। दूसरा वर्जन जो है वो डेविड खुद अपने बेटे को बताता है कि किस तरह से वो लोग जिगरी दोस्त थे और कैसे दोनों के बीच में दरार आई, कम्युनल राइट्स हुए और दोनों कैसे अलग हुए। और तीसरा वर्जन जो है सुलेमान खुद डेविड के बेटे को बताता है जब वो सुलेमान के सेल में डाल दिया जाता है विद द इंटेंशन ऑफ बम्पिंग ऑफ सुलेमान। और सुलेमान ये बात जानता है, ही विल बी बम्प्ड ऑफ बाय डेविड सन। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंगली टोल्ड द स्टोरी एंड एंटायर जर्नी ऑफ सुलेमान फ्रॉम हिम बीइंग अ नॉर्मल पर्सन to him getting into a brawl for the sake of his community and his village, to him wanting to build a school in his village, क्योंकि उसकी विलेज में कोई स्कूल नहीं है जो अपने पिताजी के नाम पे खोलना चाहता है, just near the mosque where he goes to pray, and then to him murdering someone because उसके विलेज में एक बॉम्ब ब्लास्ट कराया जाता है by a local politician, and then how he falls into this entire journey of crime and how he reaches where he has reached. उनकी शादी होती है उनके जिगरी दोस्त डेविड की बहन के साथ, रोजलिन, जिनका कैरेक्टर प्ले किया निमिशा सजैन ने। एंड किस तरह से she also stands tall and she is along with him throughout this journey of his. So broadly ये plot है। There are clear
comparisons that one will make with a film like Narayanan. There are similarities also. किस तरह से नायकन में पुलिस ब्रूटैलिटी होती है कमल हासन के साथ और उसे फेंक दिया जाता है मारने के बाद, उसी तरह एक सिमिलर सीन है जहाँ के सुलेमान को कैरेक्टर को फेंक दिया जाता है गार्बेज में मारने के बाद, बट ही somehow manages to survive. So इस तरह की काफ़ी similarities हैं. You will see a few other similarities also, like Suleiman also loses his son. In Narayanan also, Kamal Hassan loses his son, but there he loses his young son. यहाँ पे Suleiman loses his son where he is a small child, but that is because of the communal riots. So there are a lot of similarities, like I said, between other gangster movies also. Typically, such gangster movies always involve families and how some of these tensions happen because someone in the family betrays them. यहाँ पे family की बजाय दो communities हैं और उसमें ये भी दिखाया गया कैसे खुद के ही कम्युनिटी के लोग भी आपको बिट्रे कर सकते हैं, तो ये एक डिफरेंस है इसमें. द वन थिंग दैट स्टैंड्स अपार्ट दो बिटवीन मलिक एंड से अ फिल्म लाइक नायकन इज दैट मलिक मूव्स एट इट्स ओन पेस. It moves at a very leisurely pace, and the other difference is that in terms of a personality, Fahadh Faasil is not as dynamic, say, as a Kamal Hassan or like a Vinod Khanna was in Dayawan. They were almost larger than life. Here, you will clearly notice that Fahadh is very minimalist in style. There is no grandeur in his style. He's not heavily built either, but what a performance by Fahadh Faasil. He'll make you believe that he is the local don. He'll make you believe that yes, this is the guy people will look up to without going overboard, without being larger than life, without being creating a fuss. That's the beauty of Fahadh Faasil as an actor. वो पूरी तरह से अपने कैरेक्टर में घुस जाते हैं. उन्हें अपनी फिजिकलिटी को इतना चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अलग-अलग कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए. With his frame, without any prosthetics, without making any physical change, he manages to convince you that he is that character, and that to a great extent lifts a film like Malik. The negative point I would say is that it's too long. At 2 hours and 45 minutes, it could have been trimmed a bit, especially the communal riots where he loses his son. That piece is stretched a bit, and there are other places where the film pace starts to slow down. Had that been addressed, this would have been brilliant. And apart from that, like I said, there are the standard cliches of gangster films, like I mentioned the comparisons with Narayanan. These two things pull back the film. But having said that, Fahadh Faasil and Nimisha Sajayan put in brilliant performances. I think even Vinay Forrt as Fahadh Faasil's friend turned arch enemy puts in a fantabulous performance. I think he's the one who clearly adds a lot of character to the film. He's the film who brings that punch to the film, and I think a lot of credit goes to him. I think Mahesh Narayanan, the director, has ensured that he doesn't fall into some of the other tropes of typical gangster films. Like I said, he's not made it larger than life. The film moves at its own pace, which while it may be a negative, in some way it's also a positive because that's what makes it different from other gangster films. I would give this film a rating of 6 on 10, and that would be primarily because of the acting chops of Fahadh, Nimisha and Vinay. And the second bit is also because it's the setting. Typically such films are set in big cities, in metro. This is set in a coastal town, and so to that extent the ambience, the surroundings of the film make it slightly different from other gangster films. One more interesting part here is also the politician-police nexus and how they can actually not just orchestrate a communal riot but also give it the desired twist that they wanted to give it, and use that for either going ahead with infrastructure projects or even stalling infrastructure projects. So I think that part is also very well covered in terms of how public figures actually manipulate people, manipulate events to go ahead and do things that work best for them. So that also I think has been explained in great detail. I would suggest you watch the film in Malayalam with subtitles because there are a lot of nuances that you will get, you will understand only when you watch it in Malayalam with subtitles. I would clearly recommend Malik as a one-time watch. Go ahead and watch it over this weekend. Do keep in mind you'll need a lot of time given its length. I'd love to hear your reviews post you having watched Malik, what you think of the film, what you liked, what you think could have been done better, and do subscribe to our channel if you like our review, and we'll keep coming back to you with more such reviews. Thank you. We'll see you soon.